नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज फिर हम बात करेंगे शेयर बाजार की। लंबी बात नहीं होगी, छोटी सी होगी, लेकिन काम की बात होगी। और मेरे साथ हैं खास मेहमान, लेकिन उनके पास चलूं उससे पहले आपसे आग्रह करना जरूरी है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, तो ये दोनों काम कर लें। और अगर आपने सत्य हिंदी की सदस्यता नहीं लिया अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है सत्य हिंदी का सदस्य बनने के लिए। और अब शुरू करते हैं आज की बात। बाजार का जो हाल है वो पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों के लगभग दिल का दौरा पड़ने की नौबत आ चुकी है, खासकर उन लोगों के जिन्होंने पहली बार बाजार में गिरावट देखी है। कोरोना काल के बाद से लगातार तेजी 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 देखते हुए जो लोग आए हैं, जो नए निवेशक बाजार में आए हैं, उनको लगता है कि बाजार ऊपर ही जाता है, नीचे तो कभी जाता ही नहीं है। और नीचे जाता भी है तो थोड़ा बहुत गिरता है, फिर ऊपर चलने लगता है। तो पिछले 6 दिनों की जो जबरदस्त गिरावट के बाद कल राहत शुरू हुई और आज भी बाजार ऊपर गया है। इससे बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि क्या बाजार की मंदी का दौर खत्म हो गया? क्या अब यहां से तेजी चलेगी? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं अरे भाई कहाँ हो, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि अभी बहुत गिरावट बाकी है। बाजार यहां से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो रहा है इसको आप कितना समझ सकते हैं? और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, आप सबके जाने पहचाने संदीप जैन। संदीप जी, आपका स्वागत है माइंड योर बिजनेस में। और मैं 3 छोटे-छोटे सवाल पूछूंगा क्योंकि ज्यादा समय आपका भी नहीं लेना है, दर्शक भी इसमें ज्यादा समय न लगाएं, इसलिए सबसे पहले तो बताइए बाजार में हो क्या रहा है? मंदी है, तेजी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आज का दिन बहुत अच्छा है वैसे आलोक जी में सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आज योगा दिवस है, फिर साथ में आपका एक म्यूजिक डे भी है और साथ में सबसे लंबा दिन है और लंबा दिन था और आज अच्छा दिन भी था स्टॉक मार्केट के लिए। सो योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। एंड आज का दिन की सबसे बढ़िया बात है इतनी हरियाली देखी हमने। सो ये नहीं समझना चाहिए कि हरियाली परमानेंट है और कॉशियस रहने का समय है बिल्कुल। और मैं बहुत दिनों से यही बोल रहा हूँ कि ये जो मार्केट में मार्केट मची हुई है इसके फैक्टर्स इस बार मल्टीपल है, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे बड़ा, फेड तो ऐसी चीज है कि डोंट फाइट द फेड। एक कहावत है कि फेड अगर कोई चीज में लग जाए और वो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर कर रहे हैं और वहां के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। अभी तो बॉन्ड बाइंग स्टार्ट ही नहीं की उन्होंने नोट प्रिंटिंग रोकी है, बॉन्ड बाइंग रोकी नहीं है, अभी तक बॉन्ड बाइंग शुरू नहीं की है। तो कहने का मतलब है कि अभी और भी वो लोग लिक्विडिटी को स्क्वीज करेंगे, वो लोग अपनी बैलेंस शीट के साइज को छोटा करेंगे। तो यूएस इज द बिगेस्ट फैक्टर। डॉलर इंडेक्स, द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज डॉलर इंडेक्स, जो कि जब ये स्टॉक चीज चलती है कोई दूसरी चीज नहीं चलती है। डॉलर जब मजबूत होने लग जाता है या डॉलर इंडेक्स जो टॉप 5 करेंसीज है वर्ल्ड की उसके सामने जो डॉलर का इंडेक्स है तो वो 105, 103, 100 के ऊपर चला गया जो 90, 91 के लगभग रहता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बॉन्ड यील्ड्स, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, आप जो फैक्टर देखिए सारे फैक्टर्स जो मार्केट को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं वो सारे हावी हो रखे मार्केट में और इंडिया में भी। और टेक्निकली आप देखिए फंडामेंटल्स तो ये टेक्निकली जो 200 डेमा है 16,600, 700 एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता था, उसको तोड़ा। फिर 3 बार जहां बॉटम बना 15,671, मार्केट सोचता था कि 15,700 एक बहुत ही बढ़िया लेवल है। और कई लोग इस सपोर्ट को इतना रोबस्ट मानते थे क्योंकि जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी वहां से बाउंस बैक कर गया मार्केट तो लोगों को लगता था कि इससे पूरा तो क्या होना है, वॉर लाइक सिचुएशन में भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। बट इस बार जब गैप डाउन खुला लास्ट वीक जो कि वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स था और मई का महीना तो वाकई में बहुत खराब था, वहां से जितनी इजीली वो सपोर्ट को तोड़ा तो लोगों को उसने डराया कि भाई ये तो बहुत ही अलग टाइप का माहौल है एंड वी शुड। और कल जो हुआ मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में गजब की तराही थी। देयर वाज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। 5%, 10% वाले स्टॉक्स बहुत थे बट उसके रिवर्स में जो मैंने बोला आज का दिन एक्चुअली में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तेजी, लंबी तेजी आज देखने को मिली और थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली है। अब मैंने थोड़ा लंबा स्टेटमेंट दे दिया आलोक जी, बट जब बोलने लगते तो कंट्रोल नहीं होता। माफ कीजिएगा, जो बात आपने जहां खत्म की वहीं पे मैं शुरू करता हूं। जो आपने कहा कि साहब त्राही त्राही मची थी, ब्लड बात था, खून खराबा चल रहा था दरअसल। और कल तो बात ये हो रही थी कि साहब जो इंडेक्स हैं दरअसल वो छिपा रहे हैं,
बाजार की असली हालत को, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में खून खराबा चल रहा है। आज फिर इन दोनों में भी तेजी दिखाई पड़ी है। और एक बात जो हमने पिछले 1.5-2 साल से नहीं सुनी थी, पिछले 1.5-2 साल में हमेशा सुनते थे बाय ऑन डिप्स, आज पिछले हफ्ते में सुनाई पड़ा है सेल ऑन राइज। अभी क्रिस वुड ने कहा है कि अब जब बढ़े तो बेचना चाहिए, क्योंकि आगे फिर मंदी आ रही है और ऐसे में आप सावधान रहना चाहिए, आपको आगे आपको मौका मिलेगा खरीदारी का। ये जो सेल ऑन राइज है, ये क्या हर चीज पर लागू होगा यूनिवर्सली? ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज ऐसी है आलोक जी की सेक्टोरली हमें देखना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, क्वालिटी देखनी पड़ेगी। अब क्या होता है, मार्केट्स जब तेजी में रहते हैं तो लोग मोमेंटम ट्रेडर बन जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी मोमेंटम ट्रेडर बन जाते हैं। वो खूब तेजी मंदी करने लग जाते हैं और जो दाव लगाते हैं सब सही पड़ता है। बट जब मार्केट्स खराब होते हैं और बेयर मार्केट्स आते हैं, तब आपको वैल्यू देखनी पड़ती है, और वैल्यू मिलती है। ऐसा नहीं है। आज कल एक एग्जांपल ही देता हूँ। एक स्टॉक था, मैंने इनफैक्ट इस बार दिवाली पिक के तौर पे उसको दिया था, और वो था जीएसएफसी। वो 110-20 रुपए पे दिया था और वो 180-90 रुपए जाके फिर से करेक्ट हुआ, और कल मेरे नोटिस के बाहर था। मतलब मैं, हो सकता है कई बार उस समय नहीं था, देख नहीं रहा था उस पर्टिकुलर स्टॉक, 10 रुपए आ गया और आज वापस से वहां पे 18-20% की तेजी आ गई। तो वो ऐसे ऐसे लेवल्स पे ऐसे क्वालिटी के स्टॉक जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे, फंडामेंटल्स अच्छे, पास्ट भी अच्छा, फ्यूचर भी अच्छा, सब कुछ आगे दिख रहा है। मॉनसून अच्छा है तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी चलेंगे, सब कुछ होना है। बट फिर भी मार्केट टूट रहा है, क्योंकि मार्केट्स में माहौल ऐसा हो रहा है कि कुछ भी चीज चल नहीं रही है। बट फिर भी अच्छे स्टॉक्स को लेना चाहिए। सेल ऑन राइज है, प्रॉफिट बुकिंग ऑन राइज बोलेंगे उसको। बट बाय ऑन डिप्स भी ऐसा है, जो लोग 2 से 3 साल, मिनिमम 2.5 से 3 साल लगते हैं ऐसी जब मंदी आती है, और ऐसे जब सारे फैक्टर्स नेगेटिव होते हैं, एक एक को पॉजिटिव होने में और पॉजिटिविटी आने में समय लगता है। बट यस, स्टॉक मार्केट एडवांस में एक्शन में आ जाता है, तो 1.5-2 साल लगेंगे। और नेक्स्ट ईयर देखिए, प्री इलेक्शन ईयर आ जाएगा, तो बहुत बड़ा साल होता है इंडिया के लिए। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स इन अ स्टैगर्ड मैनर विद एन होराइजन ऑफ 2 to 3 years। सेल ऑन राइज देखिए हम लोग नहीं कर सकते, और पेरेनियली मैं बोलूंगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। जस्ट दैट कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें, आप क्वालिटी को चेंज करें, आप अपने फोकस को चेंज करें। क्वार्टरली रिजल्ट जिन्होंने दिया, ऐसे माहौल में जो अफेक्टेड नहीं होंगे, जैसे कि डिफेंस के स्टॉक्स, हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हर माहौल में क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने अच्छा किया, कोरोना के समय में भी आईटी कंपनी ने अच्छा किया। तो हर समय ऐसे 2-4 सेक्टर होते हैं वो अच्छा करे। अभी ऑटो है, ऑटो एज अ सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग। तो मुझे लगता है बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स माइट आउट परफॉर्म। तो ठीक है, हमें अब रिसर्च की एक्चुअल जरूरत, और हमारे जैसे एक्सपर्ट्स की शायद अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी लोगों को, क्योंकि बीच में तो हर आदमी अपने आप का एनालिस्ट हो गया था, और यूट्यूब में और गूगल यूनिवर्सिटी में देख के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख के बोलते आपको क्या आता है सर, हम आपसे ज्यादा बेटर पिक्स निकाल लेते हैं और हम आपसे बेटर रिटर्न जनरेट करते हैं। बोले ठीक है सर, मार्केट, और आपने शुरू में कहा तेजी तेजी तेजी, और 2 साल जो सारे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आए, जो नई जनरेशन आई। हालांकि इस बार एक चीज अच्छी भी है, रिसर्च को बहुत फोकस देने लग गए लोग बाग, रिसर्च को सीख रहे हैं, अच्छे से आए हैं, मजबूत लोग आए हैं, और लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहे हैं। सो थिंग्स आर मच बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। क्योंकि कुछ तो जैसे आप एक बहुत अच्छा मुहिम छेड़ रहे कि आप यूट्यूब चैनल के थ्रू, हम भी कुछ बिजनेस चैनल्स में आते हैं, तो सबने एडुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है, और उस एडुकेशन से लोगों को बहुत फायदा मिला है। तो ऐसा भी नहीं है लोग बाग लिवरेजिंग कम कर रहे हैं। कुछ तो हमारे रेगुलेटर की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने लिवरेजिंग और अननेसेसरी जो ट्रेडिंग है उन सब पे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए कि लगाम लगी है, तो उससे थोड़ा फायदा भी पहुंचा है इन्वेस्टर्स को, रिटेलर्स को। जी, तो ऐसे में संदीप जी एक सवाल उठता है कि करना क्या है, किसी निवेशक को इस वक्त क्या करना चाहिए? ट्रेडर को भी और निवेशक को भी। ट्रेडर को तो सलाह मेरा ख्याल है हम आप यहाँ नहीं दे पाएंगे, वो तो आपसे सीधे बात करेंगे तभी मिलेगी। लेकिन निवेशक को ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, ट्रेडर्स को भी दूंगा मैं, निवेशकों को भी दूंगा। और उसमें भी क्या होता है, क्राइटेरिया बहुत सारी है। ट्रेडर्स है तो दे मस्ट फॉलो द लेवल्स, मतलब उनके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को बहुत स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स ऐसे इतने वॉलेटाइल है, तो थोड़े डीपर स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे। हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत डिफरेंट हो गए, शॉर्ट करने जाओ तो इट इज टू लेट टू एक्चुअली सेल एंड टू अर्ली टू बाय। एक बहुत अच्छी सेइंग थी पिछले 2-3 दिनों में, ट्विटर पे भी मैंने देखा था। तो वैसा ही कुछ हो गया कि इतना इजी नहीं है इस चीज को प्रेडिक्ट करना। तो ट्रेडर्स के लिए तो
लाइफ इज वेरी टफ इतनी वॉलेटिलिटी में। बट दूसरी तरफ जो है, आप अगर इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं, तो आप जो स्टॉक्स में जो फोमो हो रहा था, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट बोल लीजिए, कई लोगों ने मिस किया, अब वो स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे आ रहे हैं और आप उनकी लिस्ट बना के रखिए और आप उसको स्टैगर्ड मैनर में लेने की कोशिश कीजिए और उन पर रिसर्च कीजिए कि भाई पिछले 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर से कैसा कर रहा है, ये कौन से सेक्टर की कंपनी है, ग्रुप अच्छे स्टॉक्स को ही लेना है। इस बार ये पक्का ध्यान रखना है कि हमें हर कोई स्टॉक्स को नहीं उठाना है और बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच द बॉटम और टू प्रेडिक्ट द टॉप। आपको तो पार्टिसिपेट करना है, यू हैव टू बी अ पार्टिसिपेंट इन द मार्केट एंड आप अपने हिसाब से अनवांटेड मनी, अनलिवरेज्ड मनी को आप लगा के रखिए, पैसा बनता ही बनता है एंड क्वालिटी के साथ रहिए। दैट्स द मूल मतलब मंत्र यही है। जस्ट दैट पेशेंस एंड डिसिप्लिन, इतनी बोलना इजी है, मैं भी बोलता हूं तो बहुत इजीली बोल दिया, बट उसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट यस, ओवर द इयर्स मैं भी बहुत बेहतर हुआ हूं। मैं जब 20 साल पहले स्टार्ट किया था तब और आज में मेरे में बहुत फर्क है। सो एवरी टाइम वी आर गेटिंग बेटर। अब डर नहीं लगता, मार्केट कितना ही टूटे बढ़े, डरना नहीं है। और डर तभी नहीं लगेगा जब आप अपनी डिसिप्लिन और आपके कन्विक्शन पे रहोगे। सो दैट इज द मंत्र। तो इसमें संदीप जी आप कुछ नाम लेंगे क्या? आपने कहा अच्छी कंपनियों में जाना चाहिए, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेके आदमी सोच सकता है, जिसके बारे में उसे सोचना ना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, बहुत अच्छा सवाल है और बताना भी जरूरी है। देखिए मैं अभी इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहा हूँ और इनफैक्ट मैं खुद भी एक नया प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि हाउ टू फाइट दिस बेयर मार्केट्स, कैसे हम बॉटम फिशिंग करें। इन सब पे मेरी पूरी टीम काम कर रही है और उसके ऊपर मैं मेरा एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। जब तैयार हो जाए तो बताइएगा, तो हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे। मैं एक्चुअली आई एम डूइंग अ वेरी डीप रिसर्च इन दैट, क्योंकि बहुत जरूरी है। और क्या क्या देखना है, क्या पैरामीटर्स है, पी मल्टीपल्स को देखना, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, मार्केट के ब्रॉडर और जीडीपी रेशियोज देखना, उन सबको एक पेज पे लाके हम रखेंगे और लोगों को बोलेंगे ये चेकलिस्ट, जब भी आपको लगे कि आप ग्रीडी हो गए तो उस चेकलिस्ट को देखिए, जब भी आपको लगता है कि आप फियरफुल हो गए तो आप उस चेकलिस्ट को देखिए। मतलब हम हर चीज को उस तरीके से करना चाहते हैं कि आदमी चेकलिस्ट ओरिएंटेड हो जाए, क्योंकि आजकल आदमी का पढ़ने की समय नहीं है, सब रेडीमेड चाहिए। तो वैसा ही हम कुछ करके देने वाला हूँ, सिंगल पेज में दूंगा। यस, तो तैयार फॉर्मूला में यस वी विल टॉक अबाउट इट श्योरली। सो आईटीसी देखिए, ये मतलब इसका टाइम चलेगा, मतलब आईटीसी का फुल फॉर्म मैंने बोल दिया, इसका टाइम चलेगा। और ये स्टॉक देखिए पिछले 2 सालों में ऐसा लगता कि परफॉर्म नहीं किया, बट छुपा रुस्तम निकला, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अगर आप दोनों चीज देखें, डिविडेंड यील्ड और कैपिटल अप्रिशिएशन एंड द रेजिलियंस। मैं यहाँ एक डिस्क्लोजर दे दूं कि आईटीसी में मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है और जिस समय सब रो रहे थे उसी समय मैंने काफी खरीदा है और मैं बहुत मजे में हूँ। मजे में है। और हमने काफी डिटेल्स में इस स्टॉक के बारे में आपके चैनल पे बात की है कि आईटीसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आईटीसी रखिए, एक सदाबहार इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, एसबीआई, जो कि अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, तो और नीचे आए तो घबराना नहीं है। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक लेंगे हम, आईसीआईसीआई बैंक और इवन एचडीएफसी बैंक, मतलब दोनों में से एक ले लें। एचडीएफसी बैंक बिकॉज इट इज करेक्टेड अ लॉट, और एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर का फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट मिलेगा और एचडीएफसी बैंक को ज्यादा मिलेगा। और आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अगर अच्छा देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक का दिख रहा है, ये देख सकते हैं। फिर मैं फार्मा में देख रहा था, तो मैं एमएनसी फार्मा कंपनीज, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज जो यूएस जाती है, वहां पे कई अभी इश्यूज आने लग गए, या कई बार वो यूएसएफडीए के इश्यूज आते हैं, रेगुलेटर्स के आते हैं। तो एबट इंडिया एक बेहतरीन फार्मा कंपनी है, तो मैंने एक एफएमसीजी दे दिया, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक दे दिया, एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक फार्मा दे दिया। अब मैं बात करूंगा आईटी एफएमसी। अब आईटी की बात करते हैं, तो आप आईटीसी को एफएमसीजी में काउंट कर रहे हैं संदीप जी? हाँ ठीक है, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये मैं खुद भी कंफ्यूज रहता हूँ, एफएमसीजी भी है, सिगरेट भी है, आईटीसी, वीएसपी और गॉडफ्रे वैसे देखा जाए, बट ठीक है, इसको एफएमसीजी ले सकते हैं। मतलब टीसीएस और इन्फोसिस, ये 2 स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये बहुत 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 बढ़िया अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन स्टॉक्स पे अब बिल्कुल काम करना चाहिए। ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो ऑटो इंसुलरी में मैंने कुछ छोटे स्टॉक्स निकाले हैं, जैसा कि मैंने फीएम इंडस्ट्रीज भी रिसेंटली मैंने इसको चैनल्स पे रेकमेंड किया है। फिर एक एलजी ब्रदर्स, एलजी बालाकृष्णन बोल के है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, टायर वाली कंपनी। बैंको प्रोडक्ट्स,
ये सब बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए हैं और इन सब का समय अब आ गया है। जामना ऑटो, मैंने इनफैक्ट आज ही स्टॉक को ट्वीट भी किया इसके बारे में। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स और ऑटो में अगर जाना है तो मारुति मुझे बहुत बढ़िया लगता है इस समय भी, क्योंकि मारुति पर बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं संदीप जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई फंसे हुए हैं, क्या करें। नहीं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मारुति देखिए, ये ईवी का जो इनका जो स्टैंड है वो थोड़ा स्लो जरूर है, बट ये आएंगे तो बहुत मजबूती के साथ आएंगे। टाटा मोटर्स और दूसरी कंपनियां भी ज्यादा लाइमलाइट में है, बट मुझे लगता है कि मारुति कैन बी वन स्टॉक, उस पर ध्यान देना चाहिए। अशोक लेलैंड। तो इस तरीके से ऑटो एंसिलरी में ये हो गया। केमिकल्स के स्टॉक्स भी बढ़िया लगते हैं, केमिकल्स में बहुत सारे स्टॉक्स है। वहां पे मैंने एक भारत रसायन निकाला है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। तो द लिस्ट इज लॉन्ग आलोक जी, बट यस ठीक है, वो लंबी लिस्ट है, उस पर हम लोग अलग से फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त एक सवाल है, आखिरी सवाल, जो क्योंकि आपको जाना है, तो अगर कोई शेयर बचा रह गया है जो आप बताना चाहते हैं तो बता दें, लेकिन साथ में बताइए इस बाजार में क्या नहीं करना चाहिए, या कभी भी बाजार में क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। डूज एंड डोंट्स जनरली क्या होता है, जब हम अगर सीधा बात करने लग जाते हैं तो लोगों को लगता है मॉरल साइंस पढ़ा रहे और ज्ञान दे रहे हैं, बट ये ज्ञान नहीं है। ये हर बार ये चीजें क्या है, आजकल गूगल करते हैं या कहीं भी देखते हो ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे सब आई भी रहती है, हमने भी हमारे प्रेजेंटेशन में डाला, बट इनको फॉलो करना उतना ही टफ है जितना इजी इनका मिलना है। जितनी इजीली अवेलेबल है उतना ही टफ है इनको इम्प्लीमेंट करना। तो आप जब इम्प्लीमेंट करने की ठानते हैं तो उसके लिए आप अपने पिन अप बोर्ड पे लगाइए, आप उसको रोज देखिए, जब गलती करते हैं, जब मार्केट खराब होते हैं, हर दिन आप उसको पढ़िए, आप देखिए आपकी डिसिप्लिन आएगी। तो बेसिकली मैंने शुरुआत में जब कमेंट किया था, मैंने यही बोला कि आप अपने अनवांटेड मनी से काम कीजिए। आप अगर कई बार 2020 में जब कोरोना आया तो लोगों का धंधा बंद थे, तो सोचा कि भाई पैसा तो फ्री पड़ा है, अपन स्टॉक मार्केट में लगा दे, वो काम बिल्कुल मत कीजिएगा। उन लोगों को बहुत पेन होने वाला है, क्योंकि अब उनको उनका पैसा चाहिए यहाँ पे। फिर सीखे बिना और समझे बिना, पढ़े बिना, जैसे हम सीखे बिना गाड़ी नहीं चलाते हैं, पढ़े बिना हम कई जगह नहीं जाते हैं। आप अब्रॉड थोड़ी नहीं जा सकते हो, बिना समझे सोचे उस कंट्री को ट्रैवल करने नहीं जा सकते, बट यस आपको पड़ोस में जाना आप जा सकते हो। तो वैसे ये स्टॉक मार्केट आपके लिए एक डिस्टेंट ग्रीक चीज है जो आपने कभी देखी नहीं, पढ़ी नहीं, समझी नहीं। तो इसको समझ के घुसिए, आप जितना समझ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना ही समझिए, कोई बात नहीं है। बट बाद में अगर नहीं समझ में आता तो आप देखिए, वी आर अवेलेबल ऑनलाइन, हम यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, टीवी पे आते हैं, हर जगह हम लोग देते हैं, ट्वीट करते हैं। आप पढ़िए उसको, फिर आप पैशन के साथ फॉलो कीजिए अगर आपको समय देना। और समय नहीं है तो एफएनओ तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इफ यू आर इन अ बिजनेस और आपका समय नहीं है तो बिल्कुल भी एफएनओ मत कीजिएगा। सरकार भी उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने एक बिजनेस कर रहे हो, दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपको फुल टाइम काम करना है, तभी आप एफएनओ में आए, उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ लिख कर समझ कर, वरना उससे दूर रहें। बिल्कुल। सो बेसिकली अनवांटेड मनी, अनलिवरेज्ड मनी एंड रीजनेबल साइज का पोर्टफोलियो, मतलब न तो आपके नेटवर्थ का बहुत बड़ा कंपोनेंट हो और ना बहुत छोटा कंपोनेंट हो। बहुत छोटा तो मजा नहीं आता है, और बहुत बड़ा होता है तो आपको फिर वो पेन दे सकता है। सो और अगर उससे भी ज्यादा हो तो इजियर वे इज टू गो थ्रू ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, आजकल पीएमएसएस है, आजकल एआईएफ है। मतलब छोटा, एकदम छोटा इन्वेस्टमेंट करना तो पीएमएस है। फिर आप थोड़ा सा समझते हैं तो आप ईटीएफ कर सकते हैं। निफ्टी ईटीएफ इज द इजीएस्ट लाइफ में। अगर इजीएस्ट कोई इन्वेस्टमेंट है, नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट है, तो आप निफ्टी ईटीएफ या सेंसेक्स ईटीएफ में आप लगाइए, आंख मीच के लगाइए, हर महीना एसआईपी कीजिए, कुछ नहीं होना है। थर्ड, अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा है और आपको थोड़ी रिस्क भी ज्यादा लेनी है तो आप पीएमएसएस, बहुत सारे बुटीक पीएमएसएस 50 लाख रुपया का दे के आप कीजिए। फिर और ज्यादा करना है तो आप एआईएफ है 1 करोड़ का। सो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है, बट यस सबके लिए आप अपनी जो बेसिक रिसर्च है, जैसे हम परफ्यूम खरीदते हैं, चश्मा खरीदते हैं, मटका खरीदते हैं, वैसी रिसर्च आप स्टॉक्स या कोई भी डिसीजन लो तो कीजिएगा। सब्जी खरीदते हैं आप सब्जी खरीदने से कम दिमाग अगर शेयर खरीदने पे लगाएंगे तो फिर ये वैसे ही बर्बाद होगा, जैसे सब्जी अगर ठीक से नहीं रखी तो खराब हो जाती है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और दर्शकों से मेरा आग्रह है कि अगर आपको ये बातचीत पसंद आ रही है तो इसके लिंक अपने दोस्तों परिचितों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।